नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत। आज की फाइट में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है उपचुनाव की तैयारी, उम्मीदें भारी, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। उपचुनाव की सियासत गर्माती जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी बेहद उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस परिणामों के बाद शांत दिख रही है। कांग्रेस एक बार फिर से रणनीति पर विचार करने पर मजबूर हो रही है। उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी आगे निकल रही है, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने अपनी रणनीति पर फिर से विचार मंथन करना शुरू कर दिया है। इधर उपचुनाव में बीजेपी के पास कहा जा रहा है कि खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, हरियाणा चुनाव के बाद उसे ज्यादा पाने की उम्मीदें जरूर बढ़ गई हैं। वहीं कांग्रेस को पाने के बजाय खोने का डर सताने लगा है। इसी पर आज करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। उपचुनाव की बारी, उम्मीदें भारी, क्योंकि दोनों ही दलों की उम्मीदें बड़ी भारी हैं। ये उम्मीदें आखिर कैसे पूरी होंगी, इन पर चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। उपचुनाव की तारीखों का इंतजार। बीजेपी कांग्रेस में जुबानी वार। बीजेपी का दावा अपनी सीट बचाएंगे, कांग्रेस से छीन लेंगे। अपनी तो बचाएंगे ही बचाएंगे और कांग्रेस से सभी छीन भी लेंगे। हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस चिंतित। बीजेपी कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां। केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजनाओं के कारण इस बार चुनाव का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी। इन चुनाव में जनता को पश्चाताप था कि हमने कांग्रेस को क्यों जिता दिया। अब ये स्थान खाली हुए हैं, तो इन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। उपचुनाव की तैयारी, उम्मीदें भारी। तो राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने स्तर पर उपचुनाव की तैयारी की जा रही है। 7 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव और इसे लेकर के तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है। जीत के अपने अपने दावे हैं और आज इन्हीं दावों को टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद। सबसे पहले परिचय करवा दूं, अपूर्वा सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। यशवर्धन सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और साथ ही साथ आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। अपूर्वा जी, कैसे जीतेंगे मैदान, क्योंकि पिछला जो वक्त रहा है उपचुनाव को देखें पिछले राजस्थान में, तो उनकी तासीर आपके पक्ष की नहीं रही है। हेमंत जी, देखिए, आपका जो अभी स्लोगन था, जो आपने टैगलाइन बनाई है, उसमें आपने लिखा है कि उम्मीदें भारी। मगर मैं कहती हूँ ये उम्मीदें भारी नहीं है, ये जनता की उम्मीदों को पूरे होने की बारी है। भारी नहीं है, बारी है। जनता ने, देखिए, जब लोकसभा चुनाव आए तो कांग्रेस की जो झूठे वादे थे, चाहे उसमें खटाखट कैश आना हो, चाहे महिलाओं के नाम पर पेमेंट जमा होना हो, चाहे संविधान बदलने की उन्होंने जो धारणा रखी, जबकि संविधान बदलने की और संविधान की जो है रिस्पेक्ट नहीं करने की टेंडेंसी कांग्रेस के अंदर है, मगर इन्होंने जिस प्रकार की धारणाएं आम जनता के बीच में वो लेकर के गए, जनता बहुत भोली भाली होती है, जनता बहुत भोली भाली जनार्दन होती है, वो उनकी बातों में आ गई। मगर बातों में आने के बाद में उनको पता चला, आपको भी ध्यान होगा लखनऊ का वो सीन जहां पे जनता लाइन में खड़ी हुई थी, महिलाओं ने कहा खटाखट कैश दो और उन्होंने कहा यहां से भाग जाओ वरना मैं पुलिस बुलानी पड़ेगी। तो जनता के सामने कांग्रेस का जो ड्यूअल फेस है, ड्यूअल पॉलिसी है, वो सामने आई और जनता को इस पे बहुत पश्चाताप हुआ। तो जनता ने अब इस बार ठान लिया है। आप देखिए, एग्जिट पोल्स कह रहे थे कि हरियाणा कांग्रेस जीत रहा है, इससे पहले छत्तीसगढ़ 2023 में कह रहे थे कि वो भी कांग्रेस जीत रही है। मगर जनता की जो टेंडेंसी है, इस बार वोटर का बिहेवियर है, वो बहुत साइलेंट हो गया है। जनता मान चुकी है, ठान चुकी है कि अगर कोई विकास की बात करता है, कोई अगर हाशिए पे रहने वाले व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की बात करता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ना तो जातिवाद की जो है राजनीति करती है, ना ही लोगों को बांटने की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की राजनीति करती है। जनता को क्या चाहिए? जनता इसीलिए तो राजनेता को चुन के लाता है, जनता इसीलिए लाता है। हम जनता को, हम अपने आप को जनता का सेवक मानते हैं, मगर कांग्रेस जो है वो जनता के ऊपर अपने आप को राजा मानती है। तो ये जो अंतर है वो राजा और सेवक का अंतर है। तो जनता जो है वो निश्चय रूप से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने वाली है। साथ के साथ उपचुनावों के अंदर आप देखिएगा कमल खिलेगा। तो आप कह रही हैं कि जनता इस बार इस आधार पर वोट देंगी कि कौन उनका सेवक है और कौन राजा है। आने की बारी है जी। और अब मैं आपका जो आपने बताया वो थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हमने भारी, इसलिए भारी शब्द का इस्तेमाल इसने किया। मकान नहीं दिला सका, जो जनता को टॉयलेट नहीं दिला सका, जो जनता को आज तक किसानों की प्रॉब्लम दूर नहीं कर सका,
खूब किसान पहलवान और नौजवान का जो है इशू बनाया, कांग्रेस ने फेक इशू बनाया, मगर जनता ने पलट के उनको जवाब दिया। हरियाणा के अंदर आप जम्मू कश्मीर की भी अगर आप बात करें तो जनता ने पलट कर जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम वोट शेयर पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने हाईएस्ट वोट शेयर लिया। इससे पता चलता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर व्यक्ति जो है वो विकास की राजनीति चाहता है, बांटने की राजनीति नहीं चाहता, पाटने की राजनीति चाहता है। वो भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन देखिए, जो बात आप जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कहती हैं, वही कांग्रेस कहती है कि हमारा वोट शेयर हरियाणा में, हमारा वोट शेयर बड़ा है, तो वोट शेयर की बात अलग है, लेकिन आपने भारी शब्द का इस्तेमाल किया तो जनता की उम्मीदें भारी इसलिए है आपसे कि डबल इंजन की सरकार है तो उम्मीदें भी डबल हो जाती हैं। पहले विधानसभा में वादे किए, फिर केंद्र में वादे किए, वो वादे कितने पूरे हुए नहीं हुए, एक साल का वक्त करीबन जब हम वापस से जा रहे हैं आप लोग चुनाव में, उपचुनाव को लेकर के, तो जनता आपसे ये पूछेगी कि एक साल में आपने राजस्थान में कितना काम करके दिखाया या नहीं दिखाया। बाकी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं हमारे साथ में जी। संकल्प पत्र का हमारा 45% से ज्यादा संकल्प पत्र जो है वो हम लोग धरातल पर उतार चुके हैं। जिन मुद्दों को और जिन गंभीर विषयों को हम राजस्थान के अंदर इश्यू बना करके आए थे, उनकी रेमेडीज एक साल के अंदर, 10 महीने की सरकार के अंदर, विधानसभा क्या लोकसभा की आचार संहिता लगने के बावजूद हम लोगों ने पूरी करी है, धरातल पर उसको करके दिखाया है। ठीक है, अगर वो पूरी हुई है तो जनता खुश होगी, कांग्रेस पूरा खाली करके गई और इसका आईना दिख जाएगा राजनीतिक दलों को कि किसने उम्मीदें पूरी की, किसने नहीं की, किसने बरगलाया। ये तो उपचुनाव में तो जनता, अब जब आप बीच में जा रहे हैं जनता के, तो जनता को भी पता है कि क्या वादे पूरे हुए, क्या नहीं हुए। यशवर्धन सिंह जी, बीजेपी कह रही है कि हमारी वाली तो जीतेंगे ही जीतेंगे, जो 7 में से 1 हमारी थी, बाकी आपकी वाली भी छीन लेंगे। हेमंत जी, मैं सबसे पहले ये आशा करूंगा कि मुझे बीजेपी के प्रवक्ता बीच में नहीं टोके किसी भी तरीके से, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा इस तरह से करते हैं। तो मैं ये आशा करूंगा कि मैं बीच में नहीं बोलता हूं तो ये भी नहीं बोले। दूसरी बात, आपने हेमंत जी देखा होगा, वॉइस आर्टिस्ट जो होते हैं वो बड़ी जबरदस्त तरीके से स्पीच देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने लोकसभा चुनाव से पहले हर लोकसभा सीट 5 लाख वोटों से जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, समझे आप? इसको मारवाड़ी में बोलते हैं टोल उड़ाना, यानी कुछ भी उड़ा दो, कुछ भी बोल दो। अब बताइए कि वो 5 लाख से हर सीट जीतने वाले 11 सीटें हार गए और एक बड़ी मुश्किल से जीते, है ना? तो 11 सीटें तो ये हार चुके उस वक्त। इन्होंने राजस्थान विधानसभा बनते ही श्रीकरणपुर में जो प्रत्याशी थे उनको मंत्री बनाया, ताकि जनता में एक तरीके का वो दिया जा सके कि देखिए हमने आपको दे दिया, जनता ने वो हरा दिया। अब ये बातें कर रहे हैं सातों विधानसभा की, अब ये घूम घूम कर बार बार हरियाणा पर जा रहे हैं। हरियाणा में हम मानते हैं हमसे कोई कमी रही जिसके कारण हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन इनका 18% वोट कम हो गया लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा 2019 के लोकसभा से। लेकिन आपने वादे तो वही हुआ, आप वीओ आर्टिस्ट वाली बात कर रहे थे, आपने हरियाणा में तो वादे किए ही थे कि लठ गाड़ देंगे, मोरिया बुला देंगे। हाँ किए थे। हमारे 11% तो वोट बढ़े, हमारे 11% जी 11% वोट बढ़े और 0.8% का फर्क रहा। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं, हमने जो लोकसभा में लोगों को हंसी आ रही थी इनकी बातें सुन के 5 लाख वोट से हर लोकसभा जीतेंगे, अब यही बातें ये इनके बारे में करने लगे। अब ये बात, अब ये देखिए वही मैंने एक बार पूरा हो जाए जी, है ना, वो आदत है। अब ये कहते हैं कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते। इनका पूरा का पूरा जो कैरेक्टर है वो एंटी मुस्लिम, यूपी में एंटी जाटव, यूपी में एंटी यादव, हरियाणा में एंटी जाट, गुजरात में एंटी राजपूत, महाराष्ट्र में एंटी मराठा, यानी जहां जहां जो एंटी हो सकता है, जहां जहां नफरत खड़ी कर सकते हैं जातियों में, धर्मों में, उन नफरत के उसके ऊपर ही पूरा नैरेटिव बनाते हैं। ये कौन सी बातें कर रहे हैं? टोंक में आपकी कार्यकारिणी को लेकर के देखिए, एक धर्म विशेष की तरफ से आरोप लगा कि कांग्रेस पार्टी उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है और कार्यकारिणी बदली जाए। वहीं आपके नेताओं के बयान आए एंटी वालों में, आपने कहा मुझे याद आ गया। बिल्कुल, ऐसे झुंझुनू में भी हुई। हेमंत जी, इनसे ये भी पूछिए, हेमंत जी आपके माध्यम से इनसे ये भी पूछिए कि ये लोग एंटी हिंदू नैरेटिव बनाकर क्यों चलते हैं? फिर हमारे तो विकास की यात्रा सबके लिए बराबर होती है। हम तो अल्पसंख्यक समुदाय को भी उतनी ही योजनाओं का लाभ देते हैं जितने बहुमत संप्रदाय को देते हैं। नहीं बोले थे, ठीक बात है। नहीं हेमंत जी, फॉल्स एलिगेशन तो नहीं लगा सकते ना। जब भी इनकी पोल खुलने लगती है, आपके पास आ जाऊंगा तब आप पूछ लीजिए। मैंने पहले कहा था कि मैं बीच में नहीं बोलता। हाँ, आप बोलिए ना यशवर्धन जी। बोलना सहन भी नहीं करूंगा। इसलिए नहीं हेमंत जी, आप ही इस डिबेट को कंडक्ट करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। नहीं, ये आप गलत करें, मैं ही कर रहा हूँ सर। ये क्या बात हुई? नहीं, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई सर? यशवर्धन जी, ये क्या बात हुई?
आप बोलिए ना, अपनी बात रखिए सर। अगर हम नहीं तो बोलने दें तब ना। हाँ, आप बोलिए ना। की बात कर रहा हूँ जी। डिबेट के शुरुआत में मैंने कहा था कि इस तरह का एक मर्यादा रहनी चाहिए। ठीक है सर, वो मर्यादा उन्होंने कोई आपको कोई व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने नहीं, बीच में आप जो कह रहे हैं उसे आप लोग भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रख लीजिए। इतना तो सम्मान आप सहयोगी तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी समुदाय, अगर कोई भी हमारे कार्यकर्ता ये कहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम है और वो इस चीज की मांग करते हैं, तो ये लोकतांत्रिक मांग है, इसमें समस्या कहां है? इसमें कोई समस्या नहीं है। हम तो सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, हमसे तो किसी की कोई समस्या नहीं है। जिसको लगता है वो बोल सकता है, हमारे यहाँ कोई तानाशाही है नहीं। लेकिन मैं आपसे दरअसल यशवर्धन जी, बीजेपी ने आप पर ही आरोप लगाया है कि आप एंटी हिंदू होकर के काम कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं किसी को आगे बढ़ाने को लेकर के, या फिर या कहें कि आप एक तरफ आपका झुकाव होता है, उस तरफ आप काम करते हैं। ये भी आरोप ध्रुवीकरण करते हैं। क्या इस आधार पर 1950 में जब संविधान लागू हुआ जी, ये इनका बहुत पुराना राग है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब से इनका यही राग चला रहा है। इन्हें बाबा साहब अंबेडकर से नफरत है। इन्हें ये मतलब ही नहीं, इनको ये कभी चाहते ही नहीं है कि सभी भारतीय समान हो, कभी नहीं चाहते। 1950 से यही लोग कर रहे हैं। ये तिरंगे के विरोधी रहे हैं। इन्होंने तिरंगे को ये कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर के सामने चुनाव तो आपने लड़ा था, कांग्रेस पार्टी ने नहीं। आपको हेमंत जी, मैं आपके दर्शकों को सूचना दे दूं, आपको सूचना दे दूं, हेमंत जी आपको सूचना दे दूं, बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुने नहीं गए थे। हमने हमारे सदस्य का इस्तीफा दिलवाया, उपचुनाव करवाया और बाबा साहब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस लेकर आई उपचुनाव के जरिए। तो ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है कि आपने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था बाबा साहब अंबेडकर के सामने। नहीं, हमने हमारे कैंडिडेट का इस्तीफा दिलवाकर उनको सामने, ये बात नहीं, हमने हमारा कैंडिडेट का इस्तीफा दिलवाकर उपचुनाव करवाया वापस। ठीक है, अपूर्वा जी बोलना चाह रही हैं इस पर रिएक्ट, जी बोलिए। देखिए, जिन बाबा साहब अंबेडकर जी की बात ये कहते हैं, आप दिल्ली में जाइए। आज के 10 साल पहले का मैं आपको दिल्ली का इतिहास बताती हूँ। आप यहाँ जाएंगे, आपको इंदिरा गांधी का मेमोरियल मिलेगा। ठीक है, माना माननीय इंदिरा गांधी जी जो थी वो हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री थी और हम प्रधानमंत्री पद की रिस्पेक्ट करते हैं, मगर उस संग्रहालय के अंदर आप जाइए, ये इंदिरा जी की साड़ी थी, ये इंदिरा जी की चप्पलें थी, ये इंदिरा जी का कोट था, और अंबेडकर साहब का संग्रहालय बनाना ही भूल गए। अंबेडकर साहब के लिए जमीन अलॉट करना भूल गए। 70 साल तक अंबेडकर साहब जो दलितों के नेता बने, जिन्होंने संविधान में हमारे हाशिए में रहने वाले लोगों को मुख्यधारा में जोड़ा। अब तो उनका संग्रहालय बन गया है ना। नहीं, वो बना है, पर किसके एफर्ट्स किसके हुए? हेमंत जी, एंटी नैरेटिव ये सेट करते हैं कि हम लोग दलित विरोधी हैं। किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी। उनका जो पुराना घर था उसको दरकिनार किया गया था। ये भी आरोप लगते हैं, ये अपनी जगह है, ये भी आरोप लगते हैं कि दिल्ली में उस वक्त उनका अंतिम संस्कार न करवा करके जो है उनको मुंबई भेज दिया गया था। ये कई तरह के पॉलिटिकल आरोप लगते हैं, लेकिन ये राजस्थान के चुनाव पर आ जाते हैं वापस से। आशुतोष रावत साहब, क्या उपचुनाव को लेकर के इस वक्त धरातल परिस्थिति आपको नजर आती है? मेरा सीधा सीधा सवाल यह कि बीजेपी और कांग्रेस के सामने इस वक्त चुनौतियां क्या क्या हैं? देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने अगर चुनौती की अगर आप बात करें, तो मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं, कितने पार्टी के अंदर। क्योंकि देखिए, दोनों पार्टियां इस समय राजस्थान के अंदर मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार में है, केंद्र में जहां सरकार में है, तो वहीं कांग्रेस भी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर प्रदेश में उपस्थित है। ऐसे में दोनों राजनीतिक दलों के सामने एक लंबी फहरिस्त है कैंडिडेट्स के नाम की, एक लंबी सूची है। उनमें से कैसे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाता है, कैसे कास्ट इक्वेशंस को साधा जाता है, और किस तरह से एक ऐसा कैंडिडेट दिया जाता है जिसके सामने बागी उम्मीदवार नहीं हो। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है तो उनके पास अपने कामकाज को दिखाने के लिए एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि पिछले 8-9 महीने में सरकार ने काफी कुछ किया है। तो वही कांग्रेस के पास भी घेरने के लिए ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार को घेर रही है और चुनाव में भी हमको घेरती हुई नजर आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन, कास्ट इक्वेशन को साधना और उसके साथ में जो बड़ी लीडरशिप है, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, अशोक गहलोत और चाहे पायलट खेमा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी की बात हो, दोनों बड़े राजनीतिक दलों के जो शीर्ष नेतृत्व का जो गुटबाजी की चीज है, अगर वहां मैनेजमेंट अच्छे से होता है, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, तो निश्चित तौर पर दोनों राजनीतिक दलों के कैंडिडेट्स मुझे लगता है कि इस
बार ग्राउंड पर हमको प्रभावी भूमिका में देखते हुए मिलेंगे। हेमंत जी, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, क्या मानसिक बढ़त के तौर पर इसे देखा जाए, क्योंकि बीजेपी अपने पैनल तैयार कर चुकी है, कांग्रेस सिर्फ इस पर अभी मंथन चल रहा है? बिल्कुल हेमंत जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सीधी सी एक लाइन कही जाती है कि 365 दिन इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी है। इसमें हम में से किसी को भी शकोशुबा नहीं है। यह लगातार चुनाव की तैयारियां करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, 365 दिन इलेक्शन मोड में रहते हैं। तो इस निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पैनल, जो जितने राज्यों में बाई इलेक्शन होने वाले हैं उनके लिए अपने कुछ पैनल्स के नाम अपनी केंद्र की इकाई को भेज दिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी अपने नामों की एक बड़ी सूची जो है वो फाइनल कर ली। हालांकि कांग्रेस के यहां से जो मुझे समस्या नजर आती है वो ये है कि उनके यहां जो उम्मीदवारों की सूची है वो ज्यादा बढ़िया, बशर्ते कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए अंदर यह माना जाता है कि शायद जो पिछले बार उनके जो कैंडिडेट से जो पिछले चुनावों में लड़ाए गए, तो हो सकता है उनमें से कई चेहरों को भारतीय जनता पार्टी रिपीट करे। ऐसे लिए उनके यहां बहुत ज्यादा दावेदारी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के सामने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, क्योंकि जीते हुआ व्यक्ति निश्चित तौर पर अपना व्यक्ति को अपनी सेकंड लाइनअप में चाहेगा, तो वहीं पार्टी में भी सचिन पायलट खेमा और अशोक गहलोत खेमा किस तरह से इन 7 सीटों पर टिकटों का बंटवारा करता है, ये देखने वाली बात होगी। हेमंत जी, लोकसभा में जो गठबंधन था वो विधानसभा में जो है वो नहीं नजर आएगा, तो ये भी मुझे लगता है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यशवर्धन सिंह जी, आपने जो बातें कही हैं, क्या ये जातिवाद के मुद्दे, प्रतीकों के मुद्दे लेकर के जाएंगे या सरकार के कामकाज को लेकर के जाएंगे? क्योंकि जैसे आप जिक्र कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर पर, तो ये भी एक सच आपको देखना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो दिल्ली आवास है वो किसकी सरकार में वहां पर एक स्मारक बनाया गया, उसको ठीक किया गया, या विदेश वाले आवास जहां पर वो बिक गया था उसको सरकार ने अपने टेकओवर में लिया, तो वो आपकी सरकारों में नहीं हुआ। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा प्रतीक भारतीय संविधान है, और वो भारतीय संविधान आज की तारीख में एक जो विश्व की सबसे धनी पार्टी है उसको बहुत बुरा लगता है। वो 1950 से उसके विरोधी थे। आज भी इनके ये जो कह रहे हैं, लोकसभा से पहले इन्हीं के सांसद प्रत्याशियों ने कहना चालू किया था कि हमें 400 सीट दो तो हम संविधान बदल देंगे। हेगड़े जी, मिर्दा जी, लखनऊ से जो कैंडिडेट थे वो, इसलिए। और बाबा साहब अम्बेडकर का सिरोही दरबार का जो बंगलो था वो शुरू से उनके पास था और उसी की जगह वहां पे वो रहते थे। तो अब दूसरी बात, जो आप उपचुनाव की बात जो आप कर रहे हैं, हमारी बिल्कुल स्पष्ट है कि राजस्थान की सरकार के परफॉर्मेंस के ऊपर ये चुनाव होगा, जिसमें कि इनके एक मंत्री महोदय हैं जो इस्तीफा दिए बैठे हैं, वो खुद इनकी खिलाफत कर रहे हैं। इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे, राष्ट्रवाद की चाशनी को चाटे क्या। इनके विधायक कह रहे हैं मंत्रियों के पास जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इनका पूरा काडर निराश हो चुका है राजस्थान में, इनके कोई काम हो नहीं रहे हैं, किसी का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये ग्राउंड पे सब लोग देख रहे हैं कि योजनाएं बंद कर दी गई हैं, काम नहीं कर रहे हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी है। तो इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर ही उपचुनाव होगा। जैसे आशुतोष जी अभी कह रहे थे कि आपके भीतर भी तो इतनी सारी जो है गुटबाजी है, उससे कैसे निपटेंगे? क्या वो असर नहीं डालेगी? कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे जितने भी प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो सारे एकजुट हैं, और आप ये देखिएगा कि अभी जब उपचुनाव आएंगे तो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपने हरियाणा से उससे सीख ले ली हो, क्योंकि लगातार इस बात के आरोप जी तो लेते ही। हाँ। बिल्कुल, हर इलेक्शन एक सीख देता है जी, बिल्कुल। तो ये एक उम्मीद होती है, कार्यकर्ताओं की भी उम्मीद होती है कि हर चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं में भी कुछ नयापन देखने को मिले। लेकिन अपूर्वा जी, उन्होंने जो बातें कही कि सरकार के कामकाज में जो फेल्योर है उसको वे जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। आपने बेरोजगारों से वादा किया था, आपने किसानों से वादा किया था, वो कह रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी यही कहती है कि आपने वो वादे पूरे नहीं किए। हेमंत जी, देखिए, सबसे पहले मैं 2 बातों का जवाब देती हूँ। इन्होंने कहा कि संविधान विरोधी बीजेपी, संविधान को अगर सबसे ज्यादा बदलने का काम किया तो वो कांग्रेस ने किया। संविधान को 80 बार से ज्यादा अमेंड किया तो कांग्रेस ने किया। संविधान को अगर हाशिए पर रख करके, डेमोक्रेसी को हाशिए पर रख करके अगर किसी ने काम किया तो वो माननीय इंदिरा गांधी जी ने किया जब वो प्रधानमंत्री थी। तो और संविधान को आज भी सर कोई नवाजता है, सर झुकाता है, और उसको सर झुका करके अगर कोई लोकतंत्र के मंदिर में कदम रखता है तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। राहुल गांधी जी तो हाथ में उसको ऐसे फहराते हैं जैसे अपनी कोई
पहले स्लैम बुक्स हुआ करती थी ना, वो अपनी लहरा रहे हो, कोई मैगजीन लहरा रहे हो, तो आदर तो जो है वो गेस्चर से दिखता है व्यक्ति की, जो गेस्चर्स के साथ में वो संविधान को रखता है। दूसरी बात अब ये रही कि ये कहते हैं कि जनता के काम नहीं हुए। जनता के काम, मुझे लगता है कि कांग्रेस के टाइम में जो है ना, कांग्रेस वालों को आदत हो गई थी, आप देखिए ना भ्रष्टाचार कितना युक्त हो गई थी कांग्रेस। जनता के काम किस तरीके से पूर्ण हो रहे हैं, हमारे संकल्प पत्र 50%, 45% कंप्लीट हो चुका है, और बाकी का जो 5% है वो भी आप अगर आप उसकी काउंटिंग करेंगे पिछले 5-7 दिनों में, तो उसमें भी बहुत हद तक काम हो चुके हैं। ये भूल गए किस युवा की बात करते हैं, ये उस युवा की बात करते हैं जिसको 17 पेपर लीक करने का तोहफा इन्होंने दिया था। ये उस युवा की बात करते हैं जहां पे आज भी बच्चे अपूर्वा जी, आपने भी तो सरकार आने से पहले कहा था कि हम मगरमच्छ किन महिलाओं की बात करते हैं। हेमंत जी, हमारे यहाँ पर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ जी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्या हुआ, अभी भी बेरोजगार तो सड़क पर बैठे हुए हैं ना, आशंकाएं तो है ना, वो आशंकाएं हेमंत जी, बेरोजगारों के साथ में न्याय हो रहा है रोज। अभी भी आप देखिए 60,000 वैकेंसीज का जो है वो घोषणा हो चुकी है। जितने हमारे बेरोजगार हैं उनके जो पेपर है वो बहुत बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं। हम लोगों ने कोई मगरमच्छ नहीं बैठा रखे वहां पे कि पेपर आउट करो और बेचो, जो कांग्रेस ने अपना प्रोफेशन बना लिया था। बैठाना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है पकड़ने की। पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। आप देखिए 2 बच्चों से शुरुआत हुई थी एसआई वाले के अंदर 50 बच्चे पकड़ लिए, जिसके अंदर जितने भी नेक्सस है, हरियाणा तक जो रैकेट है हम उसको पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। 17 महिलाओं के साथ में प्रत्येक दिन बलात्कार होता था, ये एवरेज था राजस्थान का। आज वो कहां आकर के फॉल कर रहा है, आप देखिए। सुरक्षा के मामले देखिए, उसके देखिए, किसानों से हमने वादा किया था, हमने ईआरसीपी का वादा किया था, यमुना जल समझौते का वादा किया था, क्या उसके हमने एमओयू नहीं किया? जवाब दीजिए ना। राजस्थान को हमने बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया था, हम कितने लेकर आ गए? अभी भी हमारे राइजिंग राजस्थान के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट राजस्थान के अंदर आ रहा है, युवाओं को हमने रोजगार देने का काम शुरू कर रखा है। मुझे बोलने का मौका दिया। अपूर्वा जी, अब ज्यादा वक्त नहीं है जी। यमुना जल समझौते का मैं बता देता हूँ हेमंत जी, मैं उसमें खुद लिटिगेंट हूँ पिछले 7 साल से हाईकोर्ट में। मेरी याचिका के कारण 20,000 करोड़ की डीपीआर पहले बनी और 31,000 करोड़ की डीपीआर 2021 में केंद्रीय जल आयोग को भिजवा दी। 3 साल तक मोदी सरकार जनता से बदला लेती रही कि कांग्रेस की सरकार के वक्त हम यमुना जल समझौता लागू नहीं होने देंगे। 31,000 करोड़ की डीपीआर कोर्ट के ऑर्डर से भिजवाई हुई। 3 साल तक ये दबाए बैठे रहे और उस बात पर ये झूठ बोलते हैं जनता को, और जनता ने इनकी झूठ पकड़ ली और लोकसभा में इनको करारा जवाब दिया। और मैं फिर बता देता हूं इनकी सूचना के लिए कि संविधान पे 2 तरह के हिस्से होते हैं, एक बदला जा सकता है, एक नहीं बदला जा सकता। जो बदला जा सकता है उसको 80 बार बदला गया है। वो तो ठीक है, लेकिन यशवर्धन जी फिर आप इमरजेंसी को तो सही नहीं ठहरा सकते ना। उसको क्या संविधान, उससे संविधान मजबूत होता है। किसी देश में इमरजेंसी लगने से नहीं बोलता हूँ, लेकिन इनकी पोल खुलने लगती है, बीच में बोलना चालू कर देती है। मगर आप झूठ नहीं बोल सकते। प्रियम्बल को नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता, वो मूल स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आपने उसको भी बदला, आपने उसको भी छेड़छाड़ करी, आपने अपने मनमाफिक तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ करी, आपने जनता के अधिकारों को मारा। 17 राज्यों के अंदर आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो सरकार थी आपने किया, आपकी पार्टी के लीडर ने। और आज आप बात करें डेमोक्रेसी की, आज आप बात करें संविधान की। जनता को कौन मुक्त बनाता है, कौन नहीं। जनता समझदार है और समझती है। अपने वोट के जरिए वो बार बार जनादेश भी देती है, बताती भी है कि जनता मूर्ख नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जब उपचुनाव में जा रही है पार्टियां तो जनता तय करेंगी कि किसने कितने किसके काम किए हैं। नमस्कार।